नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 30 सितंबर को यानी कल कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 पर मंत्रालय के महानदी भवन में आयोजित की जाएगी। कैबिनेट के सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, इस बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की भी संभावना है। तो साई कैबिनेट की बैठक जो है वो 30 सितंबर को होने वाली है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, कैबिनेट के सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। तो कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आपको बता दें, इस बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। सभी मंत्री जो है इस बैठक में शामिल होंगे। हर एक विभाग से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में कई अहम मुद्दे जो है जिन पे चर्चा जो है वो संभावित है। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। तो विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कल ये बैठक होगी 3:30 पर यह बैठक जो है वो संभावित है। आपको बता दें, महानदी में भवन में ये बैठक होगी। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए पीयूष नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है? कल एक बार फिर इस महीने की दूसरी बार कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें तमाम 14 मंत्री शामिल होंगे। इस बार प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जैसे कि बैठक में विकास परियोजनाओं को लेकर नई योजनाओं की रूपरेखा पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि अब बैठक में ये माना जाता है कि किसानों के लिए नई योजनाएं जैसे सब्सिडी, आधुनिक कृषि तकनीक और ये सब प्रस्ताव पर एक बार फिर से निर्णय लेने की संभावना मानी जा रही है। और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी, चाहे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को सुधार की बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो ये तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर आम जनता के सामने में कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल पीयूष, कौन कौन से मंत्री जो है इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? कितने बजे से ये मीटिंग जो है वो शुरू होगा, इसकी कोई जानकारी? जी, ये तमाम न्यू रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में 3 बजे बैठक शुरू होने वाला है। इसमें तमाम प्रदेश के, चाहे खाद्य विभाग मंत्री की बात करें, चाहे वित्त मंत्री की बात करें, ओपी चौधरी, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े समेत तमाम 14 मंत्री जो इस बार छत्तीसगढ़ प्रदेश में बने गए हैं, तो जिनके सब बैठक में यह निर्णय लेने की संभावनाएं मानी जा रही है। जी बिल्कुल पीयूष, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है, जैसा कि आप बता रहे हैं, महीने की दूसरी ये बैठक है, ऐसे में क्या माना जाए सबसे अहम मुद्दा इस बार के बैठक में क्या है? क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से बात आ रही है कि यूरिया की कमी जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये देखा जा रहा है कि अभी तक सरकार के द्वारा जितने भी सोसाइटी में यूरिया खाद की व्यवस्था की गई थी, तो लगभग सब सोसाइटी में इनकी खपत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए के पक्ष में ये फैसला ले सकते हैं सीएम साय। जी बिल्कुल पीयूष, अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन को लेकर भी क्या कोई बड़े और अहम फैसले जो हैं इस बैठक में देखने को मिल सकता है? जी, लगातार स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें, चाहे सरकारी अस्पतालों की बात करें, चाहे स्कूलों की, अब स्कूलों को चाहे सीसीटीवी कैमरे से लेंस किया जाएगा बतौर, चाहे किचन की बात करें, चाहे खेल मैदान की बात करें, तो उसको लेकर एक बड़ी बैठक रखी गई है। और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया निर्णय लेने की संभावनाएं मानी जा रही है। और क्या कुछ अहम मुद्दे जो है इस बार की बैठक में हो सकती हैं? क्या नक्सलवादियों से जुड़े भी कोई मुद्दों पे चर्चा किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से टारगेट किया गया है कि नक्सलवादियों को खत्म करना है। जी, लगातार बस्तर क्षेत्र में नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब दौरा पे आए हुए थे, छत्तीसगढ़ दौरे पे,
तो जी। उनका लास्ट टारगेट माना जा रहा है कि 2026 मार्च अंत तक। तो उसी को लेकर लगातार नक्सली भी बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, जी। जिसको लेकर एक बार एक फिर बैठक में उनके पक्ष में भी निर्णय ले सकता है कि किस तरह से आप बस्तर क्षेत्र में काम किया जाना है, कैसे, क्योंकि लगातार इस बार लगातार चाहे नक्सलियों की बात करें तो जी। नक्सलियों की कहीं ना कहीं जो रीढ़ की हड्डी है वो टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं और जी। हमारे जवानों को सफलता भी हासिल हो रही है। तो कहीं ना कहीं कल कैबिनेट बैठक में उनकी मुद्दों को लेकर भी चर्चा होने की संभावनाएं मानी जा रही है। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आत्मसमर्पण जो है नक्सलियों की तरफ से लगातार किया जा रहा है, जो फैसिलिटीज सीएम की तरफ से दी गई थी उन इससे साफ जाहिर होता है कि वो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो क्या जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए भी कोई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं? जी, कुछ दिन पहले गृह मंत्री यहाँ आए हुए थे अमित शाह जी। उनके अलावा अलग अलग राज्यों के फोर्स अधिकारी तैनात हुए थे कि किस तरह से 2026 के अंत तक क्या छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है। तो उनको लेकर एक बैठक रखी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अगर आज कैबिनेट बैठक में भी इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार मूवमेंट देखा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में किस तरह से नक्सली वहां बौखलाए हुए हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, ना कहीं हमारे जवानों को सफलता भी मिल रही है। कुछ दिन पहले की बात करें, चाहे गरियाबंद की बात करें, तो गरियाबंद में 1 करोड़ के लगभग जो नक्सलियों के जो कमांडर जो माने जाते हैं, जो हिटर, उनको भी मारे गया था जवानों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं आज बैठक 3:30 बजे मंत्रालय भवन में रखा गया है। तो चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे सरकारी अस्पतालों की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे नक्सलियों की मुक्त की बात करें, तो इन मुद्दों को लेकर एक बड़ी निर्णय आने की संभावना मानी जा रही है। बिल्कुल पीयूष, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नक्सली मुद्दे हो या और भी किसानों को लेकर हो, इन सभी मुद्दों पर बैठक में जो है वो चर्चा की जा सकती है। लेकिन इस बार अगर केवल छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो इन मुद्दों के अलावा क्या कोई और भी मुद्दा इस बैठक में चर्चा का विषय हो सकता है? पीयूष, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। अगर बात करें तो यहाँ प्रदेश में विकास की बात करें, चाहे रोड की बात करें, चाहे इससे पहले जो बैठक हुआ था 9 सितंबर को बैठक हुआ था, तो उस दौरान कई अहम फैसले लिए गए थे, जैसे प्रशासनिक सुधारों को लेकर जनहित के प्रस्ताव भी प्रमुख रखे गए थे। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में भी चाहे प्रदेश की योजनाओं को तक, चाहे गांव गली तक किस तरह से सरकार की योजनाएं, क्योंकि सरकार को बने अभी लगभग 2 साल होने के लिए जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अब सरकार को, चाहे आम जनता को यह उम्मीद है कि सरकार इस बार कुछ नया लेकर बिल्कुल पीयूष, अब देखना ये होगा कि इस कैबिनेट बैठक में जिन मुद्दों पर मुहर लगती है उससे जनता को कितना कुछ फायदा होता है। पीयूष, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां सिलतरा स्थित गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के 1.8 MTPA प्लांट को औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा श्रम विभाग ने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। आपको बता दें, ये कदम कारखाना अधिनियम 1948 के उल्लंघन और हाल ही में हुए एक गंभीर दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। आपको बता दें, 26 सितंबर 2025 को यहां कार्य के दौरान ट्रैवलिंग गेट बिल्डिंग के फर्नेस चैम्बर PM2 में कांस्टेबल वॉल और एक्रेशन गिरने से 6 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई और 6 अन्य रूप से घायल भी हो गए। आपको बता दें, घायलों का इलाज नारायणा हॉस्पिटल रायपुर में किया जा रहा है। वहीं विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक कारखाना प्रबंधन सुरक्षा संबंधी सभी
आवश्यक उपाय नहीं करता तब तक प्लांट का संचालन बंद रहेगा। कारखाना प्रबंधन ने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को 40 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और मृतक परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार देने का भी आश्वासन दिया है। ये घटना औद्योगिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण के महत्व को एक बार फिर रेखांकित कर रही है। तो आपको बता दें, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड का पैलेट प्लांट जो है वो बंद कर दिया गया है। सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि इस औद्योगिक प्लांट के दौरान आपको बता दें 6 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ पीयूष नायक जो हैं लगातार बने हुए हैं। पीयूष, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड का पैलेट जो है वो बंद कर दिया गया है। अब ये बंद हो गया है, उसके बाद से क्या कुछ इफेक्ट जो है पूरे मजदूरों पर पड़ने वाला है और जो उसके मालिक हैं उनके ऊपर भी क्या कुछ इफेक्ट है? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि रायपुर के सिलतरा में गोदावरी पावर प्लांट में 26 सितंबर की बात है, जहां लोहा गिर जाने से 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी और 6 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे, जिनका इलाज अभी रायपुर के एक अस्पताल नारायण हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद कहीं न कहीं विभाग ने भी एक्शन मोड पर आ गया। उन्होंने पावर प्लांट के तहत कार्रवाई का उल्लंघन करने पर मद्देनजर देखते हुए कहीं न कहीं अभी प्रतिबंध कारखानों को कर दिया गया है। और इसके अलावा जितने भी मृतक हैं, मृतकों के परिवार को 40 लाख जैसे पैसा देने की बात भी कही है और उनके अलावा उनके परिवार के एक व्यक्ति को योग्यता अनुसार रोजगार भी देने की बात कही है। जी बिल्कुल पीयूष, क्योंकि आपने बताया कि 26 सितंबर को ये घटना हुई थी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन 6 अन्य लोग जो हैं वो घायल हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है? उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है सरकार की तरफ से? जी, लगातार अभी उनका इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं उनके इलाज में सुधार देखा जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पूरा उनकी सहायता की जा रही है, क्योंकि अभी फिलहाल उनकी आदेश जारी किया गया है कि किस तरह से वहां के मजदूरों को कितना पैसा दिया जाए। तो जहां जानकारी के मुताबिक 40 लाख के आसपास उनको पैसे की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा उनके परिवार के एक लोगों को रोजगार भी देने की बात बिल्कुल पीयूष, क्योंकि कारखाने के पैलेट को बंद कर दिया गया है, ऐसे में मालिक और जो वहां काम करने वाले मजदूर हैं उनके ऊपर क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है? कब तक ये बंद रहेगा, इसकी कोई जानकारी? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही श्रम विभाग को पता चला तो तत्काल ही पहुंच पर जायजा लिया गया है कि किस तरह से लापरवाही उनकी देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं विभाग को पता चला कि इनके लापरवाही, क्योंकि रायपुर शहर में ऐसा है कि इस तरह के मामले आते रहे हैं बड़े बड़े कारखाने में, तो उन्होंने किया कि कहीं ना कहीं इस तरह से लापरवाही उनको लगी कि कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी थी, इस कारण मजदूरों का इस तरह से उनकी दुर्घटना में हादसा हो गया है। तो कहीं ना कहीं उनको कमी बेसिस लगी, तो उन्होंने बिल्कुल पीयूष, अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ और एक्शन लेती है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के पैलेट को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित गुरु शरणम मैत्री महोत्सव और क्षमादान उत्सव में भाग लिया है। आपको बता दें, ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें विधायक राजेश मूणत, जैन समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक जो हैं वो मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने पूज्य आर्तिका रत्न 105 अंतर्मती माताजी सत्संग से आशीर्वाद प्राप्त किया और जैन समाज की पारंपरिक पगड़ी और गमछा पहनकर सम्मानित भी किए गए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया और आचार्य विद्यासागर कल्याण सेवा संस्था के नए लोगों का भी विमोचन किया गया। आपको बता दें, इस दौरान सीएम साय ने कहा कि मैत्री महोत्सव आत्मिक जागृति और शुद्धिकरण का पावन अवसर है। उन्होंने भगवान महावीर के जियो और जीने दो के संदेश को याद करते हुए उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा और सबको क्षमा को बड़प्पन और वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक संदेश बताया।
प्रदेश की राजधानी रायपुर में जैन समाज के द्वारा मैत्री महोत्सव क्षमादान उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हमें भी आमंत्रण मिला था और आज समाज के द्वारा यहाँ पर हम लोगों का सम्मान हुआ। और ऐसे अवसर में समाज के गौरव, प्रदेश के पूर्व मंत्री और हमारे रायपुर पश्चिम के विधायक श्री राजेश मोढ़त जी, हमारे विनोद बड़जात्या जी और सीआईआई के चेयरमैन विनोद जैन सहित पूरे प्रदेश भर से जैन समाज के वरिष्ठ जन हैं और यहाँ पर साध्वी भी हैं, समाज की साध्वी भी हैं, उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। और ये समाज बड़ा परोपकारी समाज है, अनेकों क्षेत्रों में अनेक उत्कृष्ट काम समाज के लोगों ने किया है। उनको आज के इस अवसर पर पुरस्कृत करने का भी सौभाग्य मिला है और समाज उत्तरोत्तर विकास करे, हमारी शुभकामनाएं हैं और इसी तरह से समाज के लोग परोपकार में लगे रहें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 अक्टूबर की शाम राजधानी पहुंचेंगे। आपको बता दें 4 से 8 अक्टूबर तक गुढ़ियारी स्थित अवधपुरी मैदान में हनुमंत कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन युवा समाज सेवी चंदन बसंत अग्रवाल और स्वर्गीय पुरुषोत्तम अग्रवाल स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें 3 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कथा स्थल तक भव्य स्वागत यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें श्रद्धालु और गणमान्य लोग भाग लेंगे। कथा का प्रसारण संस्कार टीवी और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी किया जाएगा, ताकि देश विदेश के लोग इस धार्मिक आयोजन का लाभ उठा सके। इस कथा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के सदस्य और अनेक विधायकगण सहित कई वीआईपी लोग भी शामिल होंगे। आपको बता दें धार्मिक और सामाजिक संगठन ने आयोजन की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ले ली है। लाखों भक्तों की भीड़ को देखते हुए पंडाल स्थल पर एलईडी स्क्रीन, पार्किंग और यातायात की खास व्यवस्था की गई है। पूरा आयोजन है, पूरी समिति मिलकर कर रही है। किसी व्यक्ति अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कांकेर से है, जहां छिंदर खड़क ग्राम के पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 माओवादी जो है वो ढेर हो गए हैं। ये मुठभेड़ डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। आपको बता दें घटना के बाद मौके पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पुरुष, 1 महिला माओवादी के शव बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि बरामद शव पर कुल 14 लाख रुपए के इनाम का भी मामला है। साथ ही घटनास्थल से एक SLR 1.303 राइफल और 12 बोर बंदूक और अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक माओवादियों की पहचान और उनके इनाम इस भी बताए गए हैं, जिसमें सरवन मडकम उर्फ विश्वनाथ, जिसके ऊपर 8 लाख का इनाम था। वहीं राजेश उर्फ राकेश हेमला, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम था, और बसंती कुंजाम उर्फ हिडम्बे, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। ये सभी नक्सली मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। आज कांकेर डीआरजी, बीएसएफ और गरियाबंद पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया है, जिसमें रावस एरिया में आज सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 माओवादियों का शव बरामद किया गया है, जिनको प्रथम दृष्टया सीता नदी एरिया कमेटी के कमांडर और उप कमांडर और सदस्य के रूप में पहचाना गया है। और एक SLR, एक 303 और एक 12 बोर बंदूक और अन्य सामग्री जो है बरामद हुआ है। अभी मुठभेड़ फिलहाल जारी है। अब टीम वापस आने के बाद आपको विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। सर, तेलियापानी जंगलों में काफी दिन बाद जो है नक्सल मूवमेंट देखने को मिला है, क्या कोई बड़े नक्सली जो इधर से उधर जा रहे थे? टेरियारपानी उड़ीसा से माड़ जाने की रास्ते में एक अहम जगह है और इस एरिया में कई बार ऑपरेशन किया गया है, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। और इस बार ये सीता नदी एरिया की उपस्थिति, ये पता चलता है कि कोई बड़े लीडर इस रास्ते से गए हैं और आने वाले दिनों में भी और अभियान तेजी से चलाया जाएगा। इस रूट से जाने की खबर पहले से भी है और जनवरी महीने में भी एक एनकाउंटर हुआ है, जिसमें सोनू की उपस्थिति पता चला। उसके बाद चलपति भी जो गरियाबंद में मारा गया वो इसी रूट से गया है। तेलियापानी बहुत सालों से एक मेन ट्रांजिट रूट रहा है।
प्रथम दृष्टया ये तीनों जो नक्सली मारे गए हैं उनमें श्रवण जो सीता नदी एरिया कमेटी सचिव है और राकेश अलियास राजेश ये नगरी एरिया कमेटी का सदस्य है और बसंती पार्टी मेंबर है। आज अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ की भिलाई में एक ऐसी घटना घटी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देंगे। आपको बता दें, सुपेला थाना के अंतर्गत राधिका नगर के लाल मैदान डेरा बस्ती इलाके में रविवार रात 11 बजे एक डंपर ने नो एंट्री जोन का उल्लंघन करते हुए तेज रफ्तार से प्रवेश कर लिया। इसी दौरान खेलते हुए सड़क पर आए 7 वर्षीय मासूम बच्चे को उसने चपेट में ले लिया। हादसे में बच्चे का एक हाथ ट्रक के पहिए तले कुचलकर पूरी तरह से कट गया। खून से सन सड़क का नजारा देखकर आसपास के लोग भी दहल गए। स्थानीय लोगों ने फौरन बच्चे को कंधे पर उठाकर नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की हालत जो है वो गंभीर है। हाथ की हड्डियां चूर-चूर हो चुकी है और भारी खून बहने से वो खतरे के बाहर नहीं आया है। सर्जरी के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद से अब आपको बता दें आसपास के इलाकों में दहशत फैल गया है। लोगों में आक्रोश जो है इस घटना के बाद देखने को मिल रही है और गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ कर दी है। तो नो एंट्री जोन में ये डंपर घुसा था। बातचीत कर रही है, हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाए हैं। ये डंपर से एक्सीडेंट के चलते उसके हाथ में चोटें आई हैं और हाथ का जो पंजा वाला हिस्सा है वो कट गया है। प्रकरण में त्वरित रूप से ड्राइवर को पकड़ा जा करके और ड्राइवर को ले जाया गया है थाने में, मेडिकल मुलाहिजा करवाया जा रहा है। ट्रक की चाबी कहीं इधर उधर हो गई, अभी ट्रक को घटनास्थल से हम हटवा रहे हैं और प्रकरण में जो कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी। यदि ट्रक ड्राइवर जो है अगर वो शराब के नशे में इस प्रकार का कृत्य किया होगा, वाहन चला रहा होगा, तो इसके विरुद्ध जो भी 308 BNS की जो कार्रवाई होती है वो हम कार्रवाई उसके विरुद्ध करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां सुहेला में रात 2 बजे लगभग 2 घटनाएं हुई। पहली घटना एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि एक घटने में युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिगमा में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, बलौदा बाजार के सुहेला में 51 दुर्गा बैठाई जाती हैं। यहाँ पर 9 दिन तक मेले का आयोजन किया जाता है। मुरपाड़ निवासी गोपाल साहू भी और उसके साथी खेमराज वर्मा भी गांव से दुर्गा देखने सुहेला गए थे। किसी अज्ञात हमलावर ने उन पर चाकू से हत्या कर हमला कर दिया और युवक के छाती, पेट और जांघ में गहरे जख्म के निशान मिले। आरोपियों ने हत्या कर शव को सबसे पहले सड़क के किनारे फेंक दिया। आम लोगों ने पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस, साइबर और फोरेंसिक टीम के साथ स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। हत्या के कारण और सबूत के साथ हत्यारों की खोजबीन में पुलिस जो है वो लगातार जुटी हुई है। आपको बता दें, ये रीजन जो है आवेश में आकर लड़ाई झगड़ा का बताया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां सतनामी समाज के एक अहम कार्यक्रम में राज्य के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने शिरकत की है। इस मौके पर मंत्री ने समाज को कई बड़ी सौगातें दी और साथ ही कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। खुशवंत साहब ने कहा कि गिरोधपुर धाम से सेड निर्माण के लिए हमारी सरकार ने 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे पहले भी 2.5 करोड़ रुपए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिए थे। मंत्री खुशवंत साहब ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और बलौदा बाजार कांड को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में शिक्षा, तकनीकी विकास और युवाओं के कौशल निर्माण पर सरकार फोकस कर रही है। गिरोधपुर धाम में हो रहे निर्माण कार्य से सनातनी समाज को कई पहचान मिली है। जिस प्रकार मैं तो इसको विशेष रूप से जो पूर्व की जो यहाँ पर सरकार थी उसको विशेष रूप से मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि अभी भी जब यहाँ पे भाजपा की सरकार बनी तो आपने देखा होगा जो बलौदा बाजार कांड हमारे सतनामी समाज का बीच में जाके उन्होंने इस प्रकार का किया, उसमें भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम आया। हम देखते हैं अगर जो प्रकाश मुनि साहब है उनके यहाँ जिस प्रकार पत्थर फेंकने का काम किया तो उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम आया। सरगुजा में जो हत्या है उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम आया। ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं समझ में आता है जो आज छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जो पहले नक्सल के गढ़ का माना जाता था छत्तीसगढ़, अब इस छत्तीसगढ़ का नाम विकास के नाम से आ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में आ रहा है, उद्योग के नाम पे आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उन लोग को बर्दाश्त नहीं और इस प्रकार की गलत अफवाह फैला के या धर्म के नाम से लड़ाने का
तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।